मतलब देखो लेक्चर हमारा स्टार्ट हो गया और हम लोग सेल ऑर्गेनेलिस के कंसेप्ट को पढ़ रहे थे। अच्छा एक बार हम लोग ये रिवाइज कर लेते कि हम लोग अभी तक कितने सेल ऑर्गेनेलिस पढ़ चुके, ताकि हमें वो चीजें याद रहे। सबसे पहला सेल ऑर्गेनेली हमने कौन सा पढ़ा था, बताओ मुझे। यार 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 मत बोला कर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला करो। क्या ये एक टाइप का होता है, दो टाइप का होता है, तीन टाइप का होता है? तो दो टाइप का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा। रफ रफ एंडोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा वेरी गुड। अब मेरे को बताओ लिपिड किस में बनते हैं, लिपिड किसकी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है, स्मूथ से या रफ से? स्मूथ। स्मूथ स्मूथ। से बनता है, वेरी गुड। और जो तुम्हारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो तुम्हारा क्या बनाता है, एंजाइम्स बनाता है और तुम्हारे प्रोटीन बनाता है ना। ये चीज समझ में आ गया था कि नहीं आ गया था, इतना मुझे बताओ। आ गया यस था। सर। हाँ आप अगर मैं जैसे पूछता हूँ कि जैसे तुम्हारा दूसरा वो जो है क्या कहते हैं सेल ऑर्गेनेली, जिसको मैं राइबोसोम्स बोलता हूँ, तो राइबोसोम्स जो तुम्हारा होता है वो कहाँ से निकलता है, कहाँ से आता है वो? न्यूक्लियर। न्यूक्लियस से। किससे आता है? न्यूक्लियस मतलब वही न्यूक्लियस का पार्ट हो गया। लेकिन वो न्यूक्लियस से निकलने के बाद वो सबसे पहले किस मतलब क्या कहते हैं सेल ऑर्गेनेली से जाके अटैच होता है? रफ रफ एंडो एंडोप्लाज्मिक हाँ तो रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना। ये चीजें इस तरीके से रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा। अभी अगर जैसे मैं तुमसे पूछूं कि जैसे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तुम्हारा एक मेम्ब्रेन बाउंड था, क्या था मेम्ब्रेन बाउंड, एक मेम्ब्रेन थी उसमें। तो अगर मैं पूछूं कि राइबोसोम्स, राइबोसोम्स में कोई मेम्ब्रेन थी? नहीं। नहीं है ना, नो मेम्ब्रेन, उसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं थी। और फिर हमने तीसरा कौन सा पढ़ा था बताओ सेल ऑर्गेनेली? एंडोप्ला गोल्गी गोल्गी। ऑपरेटर। गोल्गी अपैरेटस। हाँ गोल्गी लाइसोसोम। apparatus, ठीक है। कुछ लोग इसको गोल्जी भी पढ़ देते हैं, ठीक है। तो गोल्गी apparatus हमने पढ़ दिया। गोल्गी apparatus में हमने बहुत सारी चीजें जाना कि ये तुम्हारा मतलब क्या करता है, तुम्हारा पैचिंग मतलब डिस्पैच करने वाला इसका काम होता है। जो भी चीजें आती है उनको डिस्पैच करना है, आना है, प्रोसेस करना है और उसको डिस्पैच स्टोर करना है। करते हैं और हाँ मॉडिफाई करते हाँ मॉडिफाई करता है, ये सब कर दिया। फिर हमने चौथा कौन सा पढ़ा था बताओ? हैं। लाइसोसोम। लाइमोसोम। कौन सा पढ़ा था, लाइजोसोम्स पढ़ दिया था है ना। क्या पढ़ दिया था, हाँ। लाइजोसोम्स पढ़ दिया था। लाइजोसोम्स की स्पेलिंग मेरी गलत है, एजोसिमियस है ना, डी हो गया ठीक। अब देखो जो आज हम लोग पांचवा जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है तुम्हारा माइट्रोकॉन्ड्रिया। क्या है तुम्हारा? माइट्रोकॉन्ड्रिया। ऑलरेडी माइटोकॉन्ड्रिया। तुम लोगों ने इसके बारे में मैंने काफी बार बोला है। जब से स्टार्टिंग से लेक्चर हो रहा है ना, इसके बारे में कुछ ना कुछ तो मैं बताते ही रहता हूँ। लेकिन फिर भी क्या है कि माइट्रोकॉन्ड्रिया के बारे में तुम लोग को जितना भी आता है ना, मुझे तुम पहले उतना बता दो ताकि मैं समझ पाऊँ कि हाँ तुम लोग को कंसेप्ट थोड़ा बहुत आता है। पहले कुलदीप तुम भैया बताओ। पहले हाँ चलो सर अभिषेक तू बता। एटीपी प्रोड्यूस कर। हाँ एटीपी प्रोड्यूस करता है, और बताओ। पावर भैया हाउस बोलते पा, हैं। हाँ पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, और बोलो बेटा। और सोचो। यश तुम भी कोई एक वर्ड बोल दो। भैया वो उसका जो अंदर साइड की मेम्ब्रेन होती है वो एकदम ऐसी शेप की होती है जिससे कि वो सबसे ज्यादा सरफेस एरिया कवर कर सके। वेरी गुड, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी बोलते हैं। अभी तुम लोग को समझाएंगे कि ये वर्ड क्या होता है। उसको हमने चलो लिख दिया क्रिस्टी बोल दिया वर्ड, है ना। और सोचो और क्या हो सकता है, और भी है ना। और कुछ सोच पा रहे हो इसके अलावा? भैया जो उसकी मेम्ब्रेन होती है आउटर मेम्ब्रेन उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं या फिर वो कोर्स सेमी होते बल्ब हैं। कर सकते हैं हम। वेरी गुड, चलो ठीक है। अब मुझे ये बता दो यश, कि ये जो भी चीजें तुमने बताया, ये क्रिस्टी के बारे में बताया, पोर्स के बारे में बताया, ये तुम्हें स्कूल से पता चला या फिर तुमने मतलब यूट्यूब से दिया या फिर खुद से मतलब सेल्फ स्टडी की इसके बारे में? भैया स्कूल से भैया स्कूल में पढ़ाया गया था ये सब। वेरी गुड, चलो अगर स्कूल में पढ़ाया गया तो तुम्हारा स्कूल सबसे बेस्ट है। ठीक है, अब चलो मैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ाया था तो याद करो, जब मैं अगर मान लो कि मैं किसी चीज को ऐसे करता हूँ और किसी चीज को ऐसे करता हूँ, तो मुझे बताओ डिस्टेंस किसकी ज्यादा होगी, ऊपर वाले ए से लेकर बी तक की ज्यादा होगी या एक्स से लेकर वाई तक की ज्यादा होगी? एक्स से लेके ऊपर वाई वाले ए से तक। बी। कम सबसे ज्यादा होगी ए से लेके डिस्टेंस वाई की ज्यादा होगी। है ए से लेकर बी तक, ए से लेकर वाई तक कहाँ हो पा रहा है, ए से लेकर बी तक जा रहा है ना वो तो। क्योंकि अगर मान लो कि ए से लेकर बी तक को मैं स्ट्रेच कर दूंगा, अगर पूरा फैला दूंगा, तो ये समाओ ए से लेकर बी तक इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक्स से लेकर हाँ। वाई तक बड़ा हो जाएगा। तो देखो मैं तुमको बताना चाह रहा हूँ ये ऐसा मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ। ये मैंने बनाया माइट्रोकॉन्ड्रिया। देखो माइट्रोकॉन्ड्रिया के काफी सारे शेप होते हैं। कुछ तुम्हारे वो सिलेंड्रिकल शेप के हो सकते हैं, है ना, सिलेंडर शेप में भी हो सकते हैं। कुछ तुम्हारे मतलब क्या कहते थे कि मतलब क्या कहते हैं रॉड शेप के भी हो सकते हैं, स्फेरिकल शेप के भी हो सकते हैं, है ना, इस तरह के शेप के हो सकते हैं। अब जैसे मान लो कि ये मैंने तुम्हारा बना दिया एक सिलेंड्रिकल शेप का बना दिया, एक बार फिर से मैं लिख दे रहा। एक तुम्हारा हो गया सिलेंड्रिकल शेप, रॉड शेप, है ना, इस तरीके की काफी काफी सारे शेप के होते हैं। और ये पूरे जैसे मान लो कि तुम्हारा सेल है, ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, ये तुम्हारा ईआर हो गया, ये तुम्हारा गोल्गी अपरेटस हो गया, और फिर मतलब ये छोटे छोटे लाइसोसोम्स और तुम अपना राइबोसोम समझ लो वो सब हो गया।
तो ये जो तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ये तुम्हारे एक नहीं होता कि केवल एक ही न्यूक्लियस है तो वैसा ही होगा, नहीं। ये तुम्हारे थ्रू आउट द सेल बिखरे होते हैं, काफी होते हैं, ठीक है, ये चीज हो गया। तो मैं अगर इनकी शेप की बात करूंगा तो ये डबल मेम्ब्रेन होती है। कैसी होती है तुम्हारी? डबल मेम्ब्रेन होती है। तो हमने एक ऊपर की मेम्ब्रेन बना दी, और जो तुम्हारी इसकी अंदर की मेम्ब्रेन होगी वो मेम्ब्रेन कैसी होती है? वो थोड़ी कर्वी इन नेचर होती है। कैसी होती है? वो थोड़ी कर्व्ड इन नेचर होती है। अगर मान लो कि मैंने कर्व्ड इन नेचर बनाया ऐसे, तो इसी कर्व्ड को हम लोग बोल देते हैं क्रिस्टीय बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? क्रिस्टीय बोल देते हैं। प्रोनाउंसिएशन मेरा थोड़ा सा रॉन्ग हो सकता है, लेकिन मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये बताओ, आ गया इतना? यस सर। अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर मैं नीचे वाले क्रिस्टी वाली शेप को अगर मैं ऊपर खोल दूं, मतलब पूरा खोल दूं, और ठीक वैसे ही जो अगर जैसे मान लो मैं इसको ले लेता हूँ एक्स ले लेता हूँ, और क्रिस्टी को मैं बोल देता हूँ वाई, तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा सरफेस एरिया कौन कवर करेगा? एक्स करेगा या वाई करेगा? वाई। वाई कवर करेगा ना, क्योंकि हमें लग सकता है देखने में कि यार वो छोटा है, लेकिन जब हम उसको फैलाने पे आएंगे ना तो वो बहुत ज्यादा बड़ा फैलेगा। अब मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस हाँ सर। भैया। आ गया ना? तो तुम इसके हिसाब से क्या बोल सकते हो कि जो तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है डबल मेम्ब्रेन होता है कि नहीं होता? पहले मुझे बताओ। डबल मेम्ब्रेन, एक बाहर की हाँ। मेम्ब्रेन एक अंदर मेम्ब्रेन, तो हम लोग इसे क्या बोल सकते हैं? डबल मेम्ब्रेन, है ना? बताओ मुझे, यश समझ में आ गया कि नहीं आ गया इतना? अब देखो, अगर जैसे मान लो कि मैं माइटोकॉन्ड्रिया को कुछ ऐसे 3D डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, इसको 3D समझना। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर जैसे मान लो कि मैं इसी इसको मैं एक स्क्वायर बना देता हूँ, ठीक है। तो जो इसकी आउटर बॉडी होती है, क्या होती है? इसकी आउटर बॉडी होती है। इसकी आउटर बॉडी में छोटे 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 पोर्स होते हैं, और उन पोर्स की मदद से ही मतलब चीजें तुम्हारी क्या होती है? वो ट्रांसफर होती हैं। इतना जान लेना। तो जिसकी आउटर बॉडी होती है उसमें काफी सारे मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे पोर्स होते हैं, और उन पोर्स की मदद से ही जो तुम्हारे अंदर एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है या फिर जो भी चीजें हो रही है वो चीजें ट्रांसफर होती है। और जो तुम्हारी इसकी इनर मेम्ब्रेन है वो तो हमने जान लिया कि वो कैसी होती है? फोल्ड स्ट्रक्चर्स में होती है। फोल्ड स्ट्रक्चर होने की इससे क्या होता है कि जिसका सरफेस एरिया होता है काफी बड़ा हो जाता है, मतलब काफी लंबा, मतलब स्ट्रांग हो जाएगा, इसमें और भी चीजें स्टोर की जा सकती है। तो यही जो तुम्हारा फोल्ड स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोल देते हैं क्रिस्टी बोल देते हैं। और इसी क्रिस्टी में मतलब यही जो फोल्ड स्ट्रक्चर है, इसी फोल्ड स्ट्रक्चर में तुम्हारा क्या होता है कि मतलब छोटे 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 पार्टिकल्स चिपके रहते हैं इसी क्रिस्टी में। तो इसी क्रिस्टी में अगर जो तुम्हारे पार्टिकल चिपके रहते हैं उसको हम लोग बोल देते हैं F1 पार्टिकल्स। क्या बोल देते हैं उसको? F1 पार्टिकल्स। और अगर आपको F1 पार्टिकल्स नहीं बोलना है तो हम लोग उसको बोल देते हैं ऑक्सीसोम्स। क्या बोल देते हैं? ऑक्सीसोम्स। अब मुझे बताओ, F1 पार्टिकल और ऑक्सीसोम्स कहाँ पाए जाते हैं? क्रिस्टी में पाए जाते हैं। ये याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? यस। ये याद रहेगा ना? अब देखो, अगर जैसे मान लो कि अभी तो मैं बहुत खराब डायग्राम बना रहा हूँ, लेकिन अगर जैसे मान लो कि मैं क्या कर देता हूँ कि तुम्हारा ये जो तुम्हारा आउटर मेम्ब्रेन है और जो इसकी इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन जो इनर मेम्ब्रेन में जो तुम्हारा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स मतलब समझते क्या होता है? जेल लाइक स्ट्रक्चर। तो इस जेल लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल देते हैं? मैट्रिक्स बोल देते हैं, है ना? तो इसी मैट्रिक्स में मतलब तुम्हारे क्या होता है कि जो छोटे 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 जो प्रोटीन लाइक जो तुम्हारे प्रोटीनियस जो मैट्रिक्स है इसमें तुम्हारे काफी छोटे छोटे राइबोसोम्स होते हैं। और मतलब क्या कहते हैं, इसी राइबोसोम्स में तुम्हारे क्या होते हैं? ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, डीएनए के पाए जाएंगे, फॉस्फेट के पाए जाएंगे, इन सब के पाए जाएंगे। मतलब समझ रहे हो? सॉरी, ये मैंने तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं जो तुम्हारा वो अलग बना दिया। जैसे मान लो मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो तुम्हारी इनर मेम्ब्रेन है, तो इनर मेम्ब्रेन को अगर जैसे मान लो कि मैं हाईलाइट करता हूँ, तो ये क्या है? तुम्हारे इसके अंदर तुम्हारा डीएनए पाया जाएगा, राइबोसोम्स पाया जाएगा, और तुम्हारा ये चीजें पाई जाएगी। अच्छा मुझे बताओ, अभी तक हमने केवल एक ही मतलब क्या कहते हैं सेल ऑर्गेनेलियम पढ़ा है जिसका खुद का डीएनए और तुम्हारा राइबोसोम्स होता है, वो है तुम्हारा न्यूक्लियस। होता है कि नहीं होता? मुझे बताओ। हमने यही पढ़ा था ना कि इसके पास यस। भी डीएनए होता है और न्यूक्लियस होता है ना? तो ठीक वैसे तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी खुद का उसका डीएनए और खुद का आरएनए होता है, मतलब राइबोसोम्स प्रोड्यूस करने का वो होता है। और ये जो क्वेश्चन है तुम्हारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भर भर के आता है, एनडीए, सीडीएस, एसएससी, रेलवे, इन सब में क्वेश्चन आता है ये चीजें। समझ में आ गया? तो इस चीज को हमेशा याद रख लेना कि अदर देन न्यूक्लियस विच सेल ऑर्गेनली हैज एबिलिटी टू हैव देयर ओन डीएनए एंड आरएनए, देन द आंसर विल बी इज माइटोकॉन्ड्रिया। अब मुझे बताओ बेटा, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। आ गया ना? अच्छा मुझे बताओ, जब मैं बोलता हूँ कि आरबीसी जिसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल, तो रेड ब्लड सेल जो है वो तुम्हारा एनिमल सेल में पाया जाता है। अगर मैं एनिमल सेल में मैमल्स की स्पेशली बात करता हूँ, तो मुझे बताओ ऐसे कौन कौन से सेल ऑर्गेनेली थे जो तुम्हारे आरबीसी में एब्सेंट थे एंड मैमल्स केस में? बताओ मुझे, याद करो। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एब्सेंट था, वेरी गुड। और राइबोसोम्स भी वो था तुम्हारा, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी था, है ना? डरना क्यों, एकदम खुल के बताना एकदम, है ना? ये सारी चीजें थी।
तो ठीक ऐसे ही तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया और तुम्हारे मैमल्स के रेड ब्लड सेल में भी नहीं होता है। अगर मैं इसके बगल में लिख देता हूँ तुम्हारा तुम्हारे बैक्टीरिया, तो तुम्हारे जितने भी बैक्टीरिया हैं, जितने भी एनिमल है, जितने भी मैमल्स हैं, तो उनमें भी तुम्हारा ये सारी चीजें नहीं होता। अच्छा देखो, मैं तुमको बताता हूँ। तुम तो आईवीएफ, एक मुझे आईवीएफ का फुल फॉर्म नहीं याद आ रहा। ये मतलब बेसिकली तुम्हारा क्या होता है कि तुम्हारे वुमेन्स को जब प्रेग्नेंट किया जाता है, जब मतलब उनके बच्चा नहीं होता, या फिर मतलब वो बच्चा बना नहीं सकती, या बच्चा वो खुद से मतलब क्या कहते हैं उसको एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाती, तो एक्चुअली में जो वुमन का जो एग होता है, वुमन का जो एग है, एग भी तो तुम्हारा क्या है, वो बेसिकली जो एग है तुम्हारा क्या है, एक सेल है जिसको हम लोग बोलते हैं ओवम। तो ओवम के अंदर भी तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा एक होता है तुम्हारा क्या कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो वो माइटोकॉन्ड्रिया उस सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो अगर वो माइटोकॉन्ड्रिया सही नहीं होता है, तभी उसी वजह से जो बच्चा होता है वो तुम्हारा डेड हो जाता है, तुम्हारा अबॉर्ट हो जाता है। तो जब हम लोग आईवीएफ की कंडीशन में आते हैं, तो ये तुम्हारा एक मैं वर्ड बोल रहा हूँ, ये तुम्हारा यूपीएससी का एक छोटा सा कंसेप्ट है, मैंने सोचा बता देता हूँ, ठीक है। तो वो जो तुम्हारा आईवीएफ का जो कंडीशन होता है, उसमें जो बेसिकली जो मदर के सेल, जो सेल होता है, जो उसका ओवम होता है, उसमें माइट्रोकॉन्ड्रिया चेंज किया जाता है। तुमने देखा होगा, एक मूवी देखा होगा, जैसे प्रियंका चोपड़ा है। प्रियंका चोपड़ा मैरिड है, लेकिन उसने खुद का बेबी नहीं किया, उसने दूसरे लेडी से अपना बेबी करवाया। करवाया कि नहीं करवाया? तो वो जो प्रियंका थी, प्रियंका चोपड़ा, जो उसके जो उसको कंडीशन थी, वो उसकी कंडीशन यही थी कि जो उसके बॉडी में जो माइट्रोकॉन्ड्रिया बन रहा था, वो माइट्रोकॉन्ड्रिया उसके बेबी के मतलब सेल को प्रोवाइड नहीं करा पा रहा था एनर्जी। तो उसने क्या किया कि दूसरी लेडी की माइट्रोकॉन्ड्रिया का इस्तेमाल किया, है ना, दूसरी लेडी की माइट्रोकॉन्ड्रिया का इस्तेमाल किया और अपने एक्स सेल का इस्तेमाल किया। और इन दोनों की मदद से उसने क्या किया, माइट्रोकॉन्ड्रिया से अपने एग को एनर्जी दी। तो इसी तरीके की कंडीशन हम लोग आईवीएफ वाले इन सब चीजों में पढ़ते हैं। तो ये जब तुम लोग और सीनियर हो जाओगे, क्लास 11 12, या फिर जैसे मान लो कि करंट अफेयर्स में पढ़ोगे, तब तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा मुझे बताओ, अभी तक मैंने जितना समझाया उतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भैया हाँ Yes, बोलो, sir. बोलो। इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हाँ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, वेरी गुड, है ना। इनवर्टो फर्टिलाइजेशन, है ना। इन्वर्टो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन में मुझे वर्ड याद आ रहा था, इन्वर्टो नहीं आ रहा था। वेरी गुड अभिषेक, ठीक है। ये कॉमन चीजें हैं, ये सारी चीजें आनी चाहिए। अभी मुझे बताओ, इतना जो मैंने कंसेप्ट बताया, ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे इतना बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड। अभी मैं इनके फंक्शन की बात Yes, नहीं कर रहा sir. हूँ, अभी मैंने केवल इनके अकरेंस की बात की, कहाँ कहाँ पाया जाता है और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, मैंने उसकी बात की है। बताओ, आ गया सबको? Yes, sir. आ गया ना? तो देखो, अभी तुम लोग को मैं माइटोकॉन्ड्रिया का इमेज दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया तुम्हारा एक तरीके से सिलिंड्रिकल शेप में है ना। कैसे है? सिलिंड्रिकल शेप में है। अगर मैं रॉड शेप के और स्फेरिकल शेप के अलावा की बात करता हूँ, और ये ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा होता है, टाइनी होता है, मिनिमम मनी इन नंबर्स होता है, कि बस केवल एक दो होंगे, नहीं, काफी ज्यादा होते हैं, है ना, इस तरीके से, ताकि वो पूरे सेल को एनर्जी प्रोवाइड कर पाए। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे, तो ये कैसा है, डबल मेम्ब्रेन है। जो बाहर की मेम्ब्रेन है वो आउटर मेम्ब्रेन है, उसमें अगर तुम ध्यान से देखो, तो ये छोटे 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 जो तुमको डॉट्स नजर आ रहे हैं ना, ये बेसिकली डॉट्स नहीं है, ये तुम्हारे क्या है, ये तुम्हारे ये पोर्स हैं। ये सब क्या है? पोर्स है। तो इसी वजह से जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, उसमें पोर्स पाए जाते हैं। और जो तुम्हारी इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है, अगर तुम इनर मेम्ब्रेन को देखना चाहो, तो कैसी हो रखी है, वो फोल्ड हो रखी है। हो रखी नहीं हो रखी है? अगर तुम ध्यान से देखो, ये तो ये फोल्ड हो रखी है। तो ये फोल्ड होने की वजह से क्या होता है, ये अपना ज्यादा एरिया कवर कर सकती है, इसमें सामान वो ज्यादा रख सकती है, ये चीजें हैं। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और अगर तुम इसी इसी फोल्ड एरिया में तुम ध्यान से देखोगे, तो ये तुमको छोटे 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 पार्टिकल्स तुमको टच होते मिलेंगे, मतलब इसी क्रिस्टी में, जो फोल्ड एरियाज को क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। इन्हीं फोल्ड को क्रिस्टी बोल दिया। और इसी में जो तुम्हारे स्मॉल राउंडेड बॉडीज जो इसमें चपके, उनको हम बोल देते हैं F1 पार्टिकल्स बोल देते हैं, या फिर हम लोग उनको ऑक्सीसोम्स बोल देते हैं। अब मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना? Yes, तो sir. अब देखो, ये जो तुम्हारी इसकी इनर बॉडी है, इनर मेम्ब्रेन है, और ये जो इनर मेम्ब्रेन में जो तुम्हारा जेल लाइक स्ट्रक्चर जो भरा हुआ है, जिसको हम लोग मैट्रिक्स बोल देते हैं, उसमें काफी छोटे छोटे तुम्हारे राइबोसोम्स पाए जा रहे हैं, डीएनए पाए जा रहे हैं, और तुम्हारे फॉस्फेट्स के ग्रेन्यूल्स पाए जा रहे हैं, छोटे छोटे कण पाए जा रहे हैं। तो अगर जैसे किसी ने स्टार्टिंग की क्लास ली है, तो मैंने उसको समझाया कि जो तुम्हारा डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, वो कुछ ऐसा होता है, सांप जैसा होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? मुझे बताओ, ऐसा मैंने याद करा, ऐसा समझाने की कोशिश की थी, ऐसा है ना। तो अगर तुम हाँ ध्यान से भैया। देखोगे, तो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा उसी तरह से डीएनए भी तो दिखा रहा है, कि देखो इसके अंदर डीएनए है ना। डीएनए हो रखा है, डीएनए के साथ साथ इसमें तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, राइबोसोम्स भी पाया जा रहा है, ये सब पाया जा रहा है ना। ये छोटे छोटे तुम्हारे राइबोसोम्स पाए जा रहे हैं, ये हो गया। ये हो सकता है कि तुम्हारा न्यूक्लियस हो, ये क्या है तुम्हारा, नहीं सॉरी, सेल ऑर्गेनेली के अंदर क्यों न्यूक्लियस होगा? तो मतलब ये चीज हो गया। अब ये क्या है, सेल, ये क्या पार्ट है, हो सकता है कि एटीपी प्रोडक्शन कर रहा है, वो जो एटीपी प्रोड्यूस कर रहा है, वो चीज हो, है ना। तो ये इसका सिंपल सा डायग्राम था। डायग्राम्स में जो जो चीजें रिलेटेड थी, वो चीजें मैंने बताने की कोशिश की है। तो अब मुझे बताओ, इसमें अगर किसी को कोई भी डाउट हो रहा हो, जितना भी अभी मैंने बताया,
किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया। अब देखो जो तुम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, अब मैं उससे रिलेटेड बताने जा रहा हूँ, फंक्शन से रिलेटेड बताने जा रहा हूँ। तो देखो जब मैं बोलता हूँ ना कि हमारी बॉडी में जो भी सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन मतलब तुम लोग समझते हो, जैसे मान लो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम लोग जब फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, क्या करते हैं? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम लोग फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, और इसको हम लोग बोल देते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोल देते हैं? ऑक्सीडेशन। तो देखो कभी भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर कोई भी चीज डिके हो रही है, कोई भी चीज सड़ रही है, फिर वो हो रही है, तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है ना। जैसे मान लो कि तुम्हारी आग है, आग अगर ऑक्सीजन नहीं दोगे तो तुम्हारी वो चीज नहीं, आग नहीं बढ़ेगी। अब मान लो कि तुमने लकड़ी ली, लकड़ी को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट प्रोवाइड की, जिससे उसमें आग लग गई। तो मुझे बताओ जब तुम्हारी वो चीज जलेगी, वो चीज जब बर्न होगी, तो उसमें एक एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम लोग हीट एनर्जी बोलते हैं कि नहीं बोलते? मुझे बताओ, बोलते हैं ना। तो ठीक ऐसे ही तुम्हारा एक सेल होता है, सेल के अंदर तुम्हारा प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, ये सब होता है। तो अब ये जितने भी तुम्हारे मॉलिक्यूल्स है, जब ये मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ये तुम्हारे बर्न होते जलते हैं, तो ये क्या करते हैं? एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। और जब ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तब किस फॉर्म में करते हैं? तुम्हारा एटीपी फॉर्म में करते हैं। तो लेकिन अगर मैं पूछूं कि ये जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये जो रेस्पिरेशन हो रहा है, बेसिकली जो मैंने अभी तुमको बताया क्लास 10 का टॉपिक एक तरीके से, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो रेस्पिरेशन हो रहा है, तो वो सेल के अंदर कहाँ हो रहा है? तो वो जो सेल के अंदर रेस्पिरेशन होता है वो बेसिकली होता है तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब मुझे बताओ रेस्पिरेशन से रिलेटेड अगर तुम बच्चों को कोई भी डाउट हो रहा हो तो बताओ, किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया। है ना। और अब ये चीज समझ में आ गया ना कि जो तुम्हारा रेस्पिरेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन से जो एनर्जी रिलीज हो रही है, तो एनर्जी वेस्ट ना हो जाए, तो माइटोकॉन्ड्रिया उसको एज एटीपी फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहा है। एटीपी फॉर्म मतलब एडिनो ट्राइफॉस्फेट, मतलब फॉस्फेट, जो अभी हमने पढ़ा था ना कि उसमें फॉस्फेट के पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं, है ना। वो जो फॉस्फेट के जो पार्टिकल्स है उसमें एनर्जी स्टोर हो रखी है, मतलब छोटे 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 जो पार्टिकल्स होंगे उसमें क्या है? तुम्हारी फॉस्फेट की एनर्जी। अगर जैसे एटीपी का फुल फॉर्म बोलता हूँ तो एडिनो ट्राइफॉस्फेट, अभी इसकी स्पेलिंग में देख लूंगा, ठीक है। ओह सॉरी, फॉस्फेट सल्फेट लिख रहा था, ठीक है। तो ये चीज हो गया, तो ये एटीपी के फॉर्म में होता है। तो इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को एक ऐसी जगह बोला जाता है जहां तुम्हारी पावर हाउस है। पावर हाउस मतलब क्या होता है? जहां तुम्हारा एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा होता है ना। तो इसी वजह से उसको बोल दिया जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोल दिया जाता है उसको? पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, ये चीज बोला जाता है। और जहां ये बन रहा होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसी वजह से बोलते हैं द सिंथेसिस ऑफ एनर्जी इन द सेल ऑर्गेनेली इज इन द पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सिंथेसिस मतलब बनना। तो ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेली जहां तुम्हारी एनर्जी बनती है? तो वो तुम बोलोगे कि सर वो बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। यस सर। तो अच्छा देखो, जैसे मान लो कि हमारे जो बिजली, घर में जो बिजली बनती है, बिजली बनने के बाद निकलती है और अपने अपने घर में अपने अलग अलग इस्तेमाल हो जाती है। ठीक वैसे जो तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो भी तुम्हारी एनर्जी बन रही है, उस एनर्जी को हमने बोल दिया एटीपी। अब इलेक्ट्रिसिटी ना सोचकर हमने क्या बोल दिया? एटीपी एनर्जी। तो एटीपी एनर्जी एक तरीके से क्या हो जाएगी? एक करेंसी हो जाएगी ना। क्या हो जाएगी? करेंसी हो जाएगी कि जो हर जगह चल रही है, और इसका इस करेंसी का काम क्या है? कि केवल एनर्जी प्रोवाइड करना। तो अब ये क्या करती है? यही जो हमारी बॉडी है, अब हमारी बॉडी इस एटीपी एनर्जी को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करती है। अब जैसे मान लो कि हमारी बॉडी को कोई केमिकल सिंथेसाइज करना हो, केमिकल सिंथेसाइज करना मतलब कि जैसे मैंने बोल दिया कि चलो ठीक है, आपको डीएनए डीएनए रेप्लिकेट करना है। हमारा सेल डिवाइड होता है माइटोसिस और मायोसिस की कंडीशन में, जो मैं तुम्हें बताऊंगा। तो अगर मान लो कि अगर डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, या फिर मैंने बोल दिया कि चलो ठीक है, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, आरएनए हो रहा है, प्रोटीन बन रहा है, तो भाई ये प्रोटीन बनना, डीएनए बनना, राइबोसोम्स प्रोटीन बना रहे हैं, ये सब बना रहे हैं, तो ऐसे थोड़ी ना बना पा रहा है। राइबोसोम्स को ताकत की तो जरूरत चाहिए ही चाहिए। तो वो जो ताकत ले रहा है वो कहाँ से ले रहा है? वो एटीपी से ले रहा है। तो हम देख रहे हैं ना कि कैसे बॉडी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है, जो उसमें एटीपी पड़ी हुई है, वो एटीपी कैसे केमिकल कंपाउंड बनाने में इस्तेमाल की जा रही है। ठीक इसके साथ साथ जो हमारी बॉडी में जितने भी मैकेनिकल वर्क हो रहे हैं, चाहे वो हम भाग रहे हो, चाहे कूद रहे हो, फिर जब तुम 11th क्लास 10th क्लास में होगे तब तुम्हारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, जिसके थ्रू तुम्हारा खाना, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, पूरा तुम्हारा माउथ से लेकर मतलब क्या कहते हैं पूरा बॉडी से जब पास आउट होता है, जिसको हम लोग एक्सक्रीशन बोल देते हैं। तो जब वो तुम्हारा पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट हो रहा है, तो वो जो पूरा मूवमेंट होना, तुम्हारा सीलिया का मूवमेंट होना, अंदर हमारी बॉडी में जो हीट प्रोड्यूस होना, तो उन सब चीजों के लिए तुम्हारी एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो वो सारी जो एनर्जी प्रोवाइड हो रही है वो तुम्हारी एटीपी प्रोवाइड कर रही है। तो कैसे तुम्हारा एक माइटोकॉन्ड्रिया जो तुम्हारा एक एटीपी एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है, और कैसे कैसे तुम्हारा वो बॉडी उस चीज को इस्तेमाल कर रहा है। तो मुझे बताओ बच्चों, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना आया कि नहीं आया? पहले मुझे इतना बताओ। हाँ भैया।
आ गया ना। तो बिल्कुल। अभी देखो इसी माइटोकॉन्ड्रिया को थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अभी तो ये तुम्हारा साइड व्यू डायग्राम है एक तरीके से, मतलब 2D डायग्राम है। आओ अब 3D डायग्राम थोड़ा देखते तो और मजा आएगी, ठीक है। तो आप पहले 3D डायग्राम देखो, ये क्या डिफरेंट डिफरेंट सेल हैं। बॉडी के कोई भी सेल होते हैं। अब इनमें से अब हम एक सेल ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो आ जाओ माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया varies in various shape but we usually found in the cylindrical shape and it consists of in many number, है ना। जैसे ये देखो डबल मेम्ब्रेन, अंदर वाला सर्कल तुम्हारा इंक्लाइंड, मतलब क्या कहते हैं क्रिस्टी फॉर्म में, है ना। तो ये जो तुम्हारा फॉर्म है तुम्हारा क्रिस्टी फॉर्म है, स्फेरिकल शेप में। अभी देखो कैसा इलांगोनेटेड ओवल टाइप में ये हो गया। तो अब देखो इसमें जो तुम्हारे ये जो छोटे छोटे डॉट है, ये तुम्हारे F1 पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं फॉस्फेट के भी पार्टिकल हो सकते हैं, ये तुम्हारे एटीपी एनर्जी भी हो सकती है। तो ये देखो ये तुम्हारे क्या है आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन में तुम्हारे पोर्स होते हैं, जो कि मुझे अभी नहीं दिखाई दिया। और ये जो तुम्हारी क्या कहते हैं जो कर्व हो रखे हैं, जो अंदर वो रखा है, उसको हम लोग बोल देते हैं क्रिस्टी बोल देते हैं, ठीक है। अभी और देखते हैं थोड़ा, मुझे भी आ जाएगा। ओके, दिस इज अ मेम्ब्रेन एंड आई डोंट नो व्हाट इज सो, ठीक है। तो ये देखो पायरुविक एसिड, जब तुम क्लास 10 में होगे तब मैं तुमको बताऊंगा कि जो पायरुविक एसिड होता है, जो तुम्हारे ये प्रोटीन वोटीन ये जो होता है ना, इनको पायरुविक एसिड के साथ ये देखो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। और एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस हो रही है तुम्हारे एटीपी फॉर्म में प्रोड्यूस हो रही है। और बाद में यही एटीपी फॉर्म जो ऑफ एनर्जी है और डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनली उसको कर देता है। और ये देखो मैट्रिक्स हो गया, जो प्रोटीशियस मैट्रिक्स, उसमें तुम्हारा एंजाइम्स पाया जा रहा है, अदर अदर पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं। तो मुझे बताओ एक छोटा सा 2D डायग्राम है जो कि हम लोग ऑलरेडी समझ रखे थे, ये बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हाँ आया, आ गया ना। तो देखो ये चीजें फंक्शंस है, इन फंक्शंस को तुम जितना बार बार रिपीट करोगे उतना अच्छा है। ये सेलुलर रेस्पिरेशन में काम आ रहा है। ये आपको मतलब क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट फैट लिपिड जो भी आपके सेल के अंदर है, उनको ये क्या कर रहा है ऑक्सीडाइज कर रहा है। ऑक्सीडाइज करने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर को रिलीज कर रहा है ना। और जब ये ऑक्सीडाइज करता है तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है ये उसको एटीपी फॉर्म में मतलब क्या कर रहा है यूटिलाइज, मतलब स्टोर कर ले रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, है ना। मैंने एडिनो ट्राइफॉस्फेट बोलता था, लेकिन उसका पूरा फुल फॉर्म क्या है तुम्हारा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है। तो ये जो तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया जो सिंथेसाइज कर रहा है, जो बना रहा है एनर्जी रिच एटीपी, इसी की वजह से इसको क्या बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। और यही जो तुम्हारी एनर्जी स्टोर हो रखी है एटीपी में, ये सेल अपने अपने फंक्शन के लिए अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल कर लेता है। तो ये जो तुम्हारा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है तुम्हारा कैसा है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। ट्राइफॉस्फेट से बन रखा है, और भी चीजें हो रखी होंगी ये चीजें। तो अभी जो एटीपी है एज हम लोग इसको एनर्जी कैरियर बोलते हैं, क्योंकि यही एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, इधर से उधर जा रहा है, इसी वजह से इसको एनर्जी करेंसी बोल देते हैं। और जितना भी तुम्हारा सेलुलर फ्यूल है ना, जैसे इसको कॉमन सेलुलर फ्यूल बोला जाता है। एनर्जी मतलब जो भी चीज हम लोग खाते क्यों खाते, ताकि हमको फ्यूल मिले ना, न्यूट्रिशन मिले, तो इसी वजह से इसको सेलुलर फ्यूल बोला जाता है। ये भी हो गया एक वर्ड, है ना। तो ये सारी चीज हो गई। अब अगर जैसे बोल दिया जाए तो जो हमारा ऑर्गेनिज्म है वो स्टोर्ड एटीपी को कैसे कैसे इस्तेमाल करता है। तो अब अगर जैसे मान लो कि कुछ चीजों वो केमिकल को सिंथेसाइज करने में काम करेगा, केमिकल जैसे डीएनए, तुम्हारा आरएनए, तुम्हारा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या फिर और भी चीजें होगी। और अगर मान लो कि अगर जैसे मैकेनिकल वर्क के लिए यूज हो रहा है तो फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, ताकि जो हम लोग भाग दौड़ रहे हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, लोकोमोशन हो गया। तुम्हारे जो तुम्हारे सीलिया होता है, फैगुला होता है बॉडी के अंदर, वो जो मूव करे ताकि अच्छे से तुम्हारा जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हो सके, तुम्हारे नर्व इम्पल्स काम करे, तुमको हीट प्रोड्यूस हो पाए, इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारे इन सब चीजों में काम कर सके, ताकि तुम्हारा नर्व सेल्स अच्छे से काम कर सके। तो जितने भी मैकेनिकल वर्क है, केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए जो भी एनर्जी यूज हो रही है, वो एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है एटीपी। और एटीपी कहाँ तुम्हारी बन रही है माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। इसी वजह से इसको हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन ऑफ द सेल ऑर्गेनली भी बोल देते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का प्रोटीन है। अब वो जो प्रोटीन बना रहे, इसी वजह से हम लोग इसको बोल देते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। अब हमने इसको खुद से क्यों बोला कि खुद का इसके पास प्रोटीन है, क्यों? क्योंकि इसके पास खुद का राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स बनाता है प्रोटीन। तो वो जो तुम्हारा मैट्रिक्स में जो तुम्हारा जेल लाइक सब्सटेंस है, जेल लाइक सब्सटेंस में प्रोटीन बना देता है। इसी वजह से सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है, मतलब ऑर्गेनेली खुद का है, मतलब खुद से अपनी जिंदा रह सकता है एक तरीके से, है ना। तभी तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम पूरे सेल से अगर न्यूक्लियस को हटा दे तो न्यूक्लियस मर जाएगा। मतलब अगर पूरे सेल से अगर न्यूक्लियस को हटा के दूसरे सेल के न्यूक्लियस में डालेंगे तो शायद उतना अच्छे से सेल परफॉर्म ना कर पाए। लेकिन अगर एक माइटोकॉन्ड्रिया को दूसरे माइटोकॉन्ड्रिया में डालेंगे तो वो माइटोकॉन्ड्रिया उस सेल की एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो तुम्हारा डीएनए है, जो तुम्हारा प्रोटीन है, उसका काम केवल ये एनर्जी प्रोडक्शन से रिलेटेड चीजों को सिंथेसाइज करना, ना कि सेल कैसे काम करेगा कैसे काम करेगा। वो तुम्हारा न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, जो क्रोमोसोम्स होता है उसका फंडा होता है।
तो देखो ये हो गया। तो इसका मतलब है कि जो तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तुम्हारा डीएनए और तुम्हारा राइबोसोम्स भी पाया जा रहा है। तो मुझे बताओ बच्चों, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले इतना बताओ मुझे, आया? इतना आया? हाँ Yes. भैया। आ गया ना? तो चलो ठीक है, इसका आंसर बताओ प्रोमिता। Mitochondria are described as tiny bodies of varying shape distributed in the nucleus, cytoplasm, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus. बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है? The nucleus. न्यूक्लियस में पाया जाता है? अरे पागल, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि ये जो तुम्हारा वो होता है, ये तो तुम्हारा सेल के न्यूक्लियस। अंदर होता है, उन हाँ, सबके साथ होता है ना। सेल के अंदर लिक्विड लिक्विड स्ट्रक्चर क्या और होता है? साइटोप्लाज्म, ना साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ना, तो वही तो हो गया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। सेल वन इज साइटोप्लाज्म, वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वन इज न्यूक्लियस। तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही तो तुम्हारा वो पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका आंसर ये हो गया। चलो आप हाँ इसका हाँ। आंसर बता दो अभिषेक। Each mitochondria is bound by a single membrane, a double membrane envelope, or triple membrane. Option B, double membrane envelope. डबल मेम्ब्रेन, वेरी गुड। चलो ठीक है, यश इसका आंसर बताओ। The inner membrane of mitochondria is thrown into floods फोल्ड्स, of fluids मतलब called फोल्डिंग, फोल्डेड होता है वो। uh, cris- क्रिस्टी, cristae. क्या बोलते हैं उसको? क्रिस्टी बोलते हैं, वेरी गुड। चलो ठीक है, कुलदीप बताओ इसको बेटा। What are the small rounded bodies studied on the crystal known as F1 particles or oxisomes? ऑक्सीसोम्स है ना, वेरी गुड। चलो आज तुम लोग सारे आंसर सही बता रहे हो। चलो प्रोमिथियस का आंसर बताओ। The interior cavity of the mitochondria is filled with a proteinaceous gel-like matrix containing only a circular DNA molecule, only ribosomal phosphate granules, few, a few small size ribosomal circular DNA molecule and a phosphate granule, and nucleus and endoplasmic reticulum. So C. सी, वेरी गुड है ना। तो जो तुम्हारा उसमें मैट्रिक्स के अंदर जो प्रोटीनिशियस जेल पाया जा रहा है, उसके अंदर आपका राइबोसोम्स, डीएनए है ना, ये सारी चीजें पाई जा रही है जो आपके सेल के अंदर होता है ना। तो सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर होता है जो पूरे सेल को संभालता है, इसी वजह से हम लोग इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली भी बोल देते हैं, ये चीज है। चलो अब इसका आंसर बता दो अभिषेक। Mitochondria are absent in which of the following? Plant cell, fungi, bacteria, and red blood cell. Option C. Bacteria बैक्टीरिया and एंड red. रेड ब्लड सेल, वेरी गुड। चलो अब इसका आंसर बता दो यश। Mitochondria are commonly referred to as the sites of photosynthesis, cellular respiration, protein synthesis, lipid storage. भैया सेलुलर respiration. सेलुलर रेस्पिरेशन, वेरी गुड। कुलदीप इसका आंसर बताओ। Why do mitochondria use from the air and to oxide ऑक्सीडाइज। carbohydrates and fats? Option A, carbon वाई डू नहीं, dioxide. मैं भी सोच रहा था यार कि मैंने क्वेश्चन ये तो नहीं लिखा कि मतलब माइटोकॉन्ड्रिया एयर को क्यों लेता है ताकि वो कार्बोहाइड्रेट और फैट को ऑक्सीडाइज कर सके। तो मुझे लगा इसका आंसर होना चाहिए एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। चारों पढ़ा तो ये गधे वॉट लिखा है। ये है कि ये बोल रहा है कि कौन सी एयर को वो लेता है कि जिसके थ्रू वो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को ऑक्सीडाइज कर पाता है वो। अब बताओ क्वेश्चन का मतलब समझे कि नहीं समझे कुलदीप? हाँ भैया। है ना, कि वो कौन सी एयर को लेता है जिसके थ्रू वो कार्बोहाइड्रेट और फैट को ऑक्सीडाइज करता है। वाई मत पढ़ मेरे भाई, वाई और व्हाट और हाउ में अंतर हो जाता है। इसका आंसर बताओ। Option C. मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, वेरी गुड। ठीक है, और तुम्हारा आउट में क्या निकलता है, बाहर क्या निकलता है मुझे बताओ, यूज करने के बाद जो उसमें मतलब बन रही है एनर्जी के साथ साथ। Carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड और तुम्हारा वाटर वेपर, ये चीज हो गया। चलो अब इसका आंसर बता दो भैया प्रोमिता। The oxidation of carbohydrates and fats in mitochondria releases energy, a portion of which is used to form. So, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कार्बोहाइड्रेट फैट जब आपका ऑक्सीडाइज होता है माइटोकॉन्ड्रिया में तो एनर्जी रिलीज करता है। तो जो एनर्जी रिलीज करता है वो किस फॉर्म में आपका स्टोर होता है, ये चीज है क्वेश्चन। उससे क्या फॉर्म होता है? फॉर्म नहीं होता, किस फॉर्म में स्टोर होता है। यूज टू अच्छा फॉर्म मतलब कि एटीपी। जो एनर्जी जो रिलीज की जा रही है उससे वो क्या फॉर्म बन रहा है,
तो बस क्वेश्चन को Okay. घुमा दिया गया कि जो एनर्जी Sir, बनने के बाद जो ATP. पोर्शन है वो किस फॉर्म में बन रही है वो। Sir, option C. आप ATP. पढ़ो पढ़ो पढ़ो। Adenosine triphosphate. हाँ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वेरी गुड। चलो अभिषेक इसका आंसर बताओ बेटा। Mitochondria are known as powerhouse of cells because they store all cell genetic material, synthesize energy-rich compound like ATP. Option B. ऑप्शन बी, वेरी गुड। चलो अब इसका बता दो यश। What is the ultimate fate of the energy stored in ATP synthesized by mitochondria? It is released as heat. It is used by the cell of various for various activities. It is stored इंडेफिनिटली। indefinitely. It is converted into light energy. भैया अल्टीमेट फेट का मतलब अल्टीमेट फिल्म की मतलब जो एनर्जी स्टोर की जा रही है एटीपी फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, तो उसकी एक्चुअली में यूसेज कहाँ है? फेट मतलब उसका जो, मतलब क्या कहते हैं कि उसका यूसेज कहाँ है Sir, एक तरीके से वो, Kismat. भैया है ना, ऑप्शन बी। किस्मत। हाँ यार, ये इस तरह के वर्ड ना मेरे को नहीं आते, ये फेट वगैरह है ना, ये बताओ कि मतलब उसका असली में वो मतलब कहाँ जाने वाली है वो, किस चीज में काम आने वाली है। भैया ऑप्शन बी। ऑप्शन भी है ना, वो सेल उसको अपने वेरियस एक्टिविटीज में यूज करेगा। वेरी गुड। अब इसको बताओ बेटा कुलदीप। What does ATP stand for? Option C, adenosine triphosphate. एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वेरी गुड। चलो आप इसका बता दो प्रोमिता आंसर। ATP is generally known as the structural component of a cell, waste product of a cell, energy carrier, or energy currency of a cell. Sir, option C. ऑप्शन सी, वेरी गुड। चलो अभिषेक। Which of the following is an example of synthesis of chemical compounds or which body uses energy stored in ATP? Muscle मतलब केमिकल contraction. कंपाउंड के लिए जो तुम्हारी एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है ना, एटीपी फॉर्म में, तो वो कौन कौन से केमिकल कंपाउंड्स, इन चारों में से ऐसा कौन सा केमिकल कंपाउंड है जिसकी वजह से एटीपी एनर्जी इस्तेमाल की जा रही है, बताओ। Muscle contraction, कॉन्ट्रैक्शन। condition of nerve कंडक्शन ऑफ impulse, इम्पल्स, नर्व इम्पल्स। DNA replication, production of heat. Option C. हाँ, ऑप्शन सी। तो ये बाकी जो चीजें ना, वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा मैकेनिकल वर्क में तुम्हारी एटीपी फॉर्म में इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन तुम्हारा डीएनए हो गया, प्रोटीन बनाना हो गया, इन सब के लिए जो तुम्हारा यूज की जा रही है वो तुम्हारा एज अ केमिकल कंपाउंड यूज की जा रही है। समझ में आ गया। चलो अब अगला क्वेश्चन बताओ यश। यश। Mechanical work driven by ATP in the cell includes synthesis of protein, transpiration of RNAs, contraction of molecules, replication of मॉलिक्यूल्स। DNA. Muscles, हाँ, contraction of muscles. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स के इस्तेमाल की जा रही है एज अ मैकेनिकल वर्क में। वेरी गुड। चलो ठीक है, अभी लास्ट क्वेश्चन है, उसको बताओ बेटा कुलदीप। Mitochondria are regarded as semi semi-autonomous नॉमस। organelles because they are able to carry out photosynthesis, digest cellular waste. आवाज नहीं आ रही इसकी, क्या होगा इसका आंसर। ये स्क्रीन शेयर नहीं दिख रही। आ रही होगी, बताओ आंसर। तो बताओ कुलदीप इसका आंसर क्या होगा। Carry out photosynthesis, digest cellular waste, make some of their own proteins, control the entire cell activities. हम्म, मतलब Make इन some चार। of their own proteins. हाँ, अपने प्रोटीन्स बनाने के चक्कर में, प्रोटीन क्यों बनता है, क्योंकि राइबोसोम्स बनाता है, तो उसके पास इसका खुद का राइबोसोम्स है जिसकी वजह से प्रोटीन और डीएनए बन पा रहा है, ये सारी चीजें हो पा रही, तो जिसकी वजह से हम लोग इसको सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली बोलते हैं। तो अभी एक क्वेश्चन लिखते हैं। अच्छा तुम बताओ क्वेश्चन क्या लिखा जाए। ये पहला साउंड कट कट के आ रहे हैं। चलो ठीक है, मैंने क्वेश्चन लिख दिया कि एक्सप्लेन, है ना, एक्सप्लेन एंड ड्रॉ द माइटोकॉन्ड्रिया
एंड इट्स फंक्शन। बहुत ही घटिया लिखा मैंने क्वेश्चन में से, ठीक है ना, कि एक्सप्लेन एंड ड्रॉ द माइटोकॉन्ड्रिया एंड इट्स फंक्शन। तो मुझे बताओ, ये वैसे क्वेश्चन सही नहीं लिख रहा ना, ग्रामेटिकली गलत लग रहा है ना। क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख देता हूँ, व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया, ड्रॉ डायग्राम एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। ठीक है, ये हो गया। और ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा 5 से 6 मार्क्स का, मतलब 5 मार्क्स का बोल देता हूँ। तो मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में अगर किसी को कोई डाउट है तो, किसी को कोई डाउट है? नहीं होनी चाहिए डाउट।